हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा है, देख लीजिए यहाँ हमारा है। आज का है कि ऊर्जा के स्रोत। इसी लेसन से हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बिना रुके मैं आप लोगों को बारी बारी से एक एक क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना रुके मैं आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन बताता हूँ कि इसमें आज हम पढ़ जीवाश्म मतलब ऊर्जा के स्रोत और ऊर्जा के उत्तम स्रोत और इनसे क्या हानियाँ हैं, क्या कुछ है, ये बहुत हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उदाहरण सहित। चलिए देख लीजिए, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करके और आप लोग को जिसे देख लीजिए, ऐसे मैं लाल कोष्ठक बनाऊँ उसी में रहेगा मेरा प्रश्न। देख लीजिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत होता है वह है जो क्या होता है, प्रति एकांक आयन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। और दूसरा है जो आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा है भंडार तथा परिवहन से आसानी हो। चौथा है हमारा वह रास्ता हो। और पांचवा है जलने पर प्रदूषण ना फैलाए। इसी को कहते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, उत्तम उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। हमारा उत्तम ईंधन जैसे कि मतलब कोई है अधिक तेज बढ़ने वाला और कुछ करने वाला, तो उत्तम उत्तम ईंधन। तो उत्तम ईंधन में निम्नलिखित गुण होते हैं, मतलब उन्हें पहचानने के लिए उसका निम्नलिखित गुण होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, दहन के प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त होता है। दूसरा क्या है, आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो। तीसरा है क्या, जलने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न ना करे। और तीसरा है इसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो तथा उष्मीय मान उच्च हो। यानी कि जैसे गैस सिलेंडर में जब हम डालते हैं उत्तम ईंधन, तो उन्हीं को जैसे उत्तम ईंधन उन्हीं को कहते हैं कि उसमें धुआं ना उत्पन्न होता है, यानी कि नहीं निकलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों। मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया एलपीजी गैस, जैसे कि वही गैस सिलेंडर वाला, हम एलपीजी गैस या विद्युतीय उपकरण का उपयोग करेंगे क्योंकि इनसे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनके दहन से धुआं नहीं निकलता है, अभी मैंने बताया। यह आसानी से उपलब्ध है तथा इसका उपयोग सुगमता पूर्वक किसी भी समय किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह सस्ता है तथा इसका भंडार एवं परिवहन आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद है, इससे वांछित ऊर्जा आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा इतना ही आंसर था, जो कि आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा देख लीजिए नेक्स्ट। अब मैंने पहले बताया कि इसमें हम कुछ हानियाँ भी पढ़ेंगे, तो देख लीजिए इसमें जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ हैं। तो इनकी निम्नलिखित मतलब अनेकों होती हैं। देख लीजिए कौन कौन सी हानियाँ होती है। थोड़ा सा दोस्तों नेट चालू था इसलिए ऐसे हो गया। अब उसके बाद अब क्या होता है कि ये जो जीवाश्म है इसकी क्या क्या हानियाँ हैं। तो हो जाता है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से निम्नलिखित हानियाँ हैं। अब इनकी निम्नलिखित मतलब मैंने बताया निम्नलिखित, तो जीवाश्म ईंधन बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं तथा इनके भंडार सीमित हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा से अनविक्रयणीय ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जलने से प्रदूषण होता है, जिनके फलस्वरूप कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के अम्लीय ऑक्साइड जैसे CO2, NO2, SO4, SO2 आदि गैसें
मुक्त होती हैं, जो अम्लीय वर्षा कराती हैं तथा जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती हैं। चौथा, अतिरिक्त CO2 के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। पांचवा, वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग होता है, यानी कि हमारे जैसे श्वास बहुत लोग के रुकने लगते हैं, श्वसन उसे कहते हैं श्वसन के कारण मतलब संबंधी रोग, जो मतलब सांस लेने में जैसे कठिनाइयाँ होती हैं, अधिकतर ये बुजुर्ग लोगों को होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण बहुत ही, इसे ध्यान से देख लीजिए। हम ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, यही हम जानेंगे। हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनविकरणीय स्रोत हैं। अतः क्या कहता है, इनके संरक्षित करने की आवश्यकता है। पृथ्वी के गर्भ में कोयले, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा आदि ईंधन सीमित मात्रा में मौजूद हैं। यदि हम इनका उपयोग इसी प्रकार करते रहें तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें ऊर्जा के संकट से निपटाने हेतु वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। अतः हम इसे अपनी भाषा में समझने के लिए, छोटी भाषा में मतलब छोटे से छोटे आंसर बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, क्या करना है, हमें इसे कह देंगे कि जैसे हमारा कोई भी ईंधन है जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, अगर हम उनका उपयोग यानी कि अधिक से अधिक जो कर रहे हैं इसी तरह हम करते रहें तो यह एक दिन क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। जो कि वैकल्पिक स्रोतों की ओर मतलब हमें अब ध्यान देना चाहिए। इसे अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए जहाँ तक चलने लायक रहे। और नेक्स्ट है हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार से सुधार किए गए हैं। जो हमारी ये सुविधा के लिए पवन तथा जल के पारंपरिक मतलब पवन द्वारा के जल द्वारा जो हमारे उपयोग किए तो सुधार किए गए हैं उन्हीं को मतलब हमारी क्या राय मतलब क्या करना है उसके बारे में इसको लिखा गया है। ये दो हैं, आपको देखने में भले ही बड़े लगेंगे लेकिन अभी छोटे मैं आपको शॉर्ट में बता के दिखाऊंगा, उसी में मतलब आप लोग याद करने की देखिए, कोई उत्तर आप लोग याद मत कीजिए, याद करने से याद नहीं होगा। अब आप लोग ये समझिए, समझने से जितना आपको याद होगा उतना याद करने से नहीं। देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है, किसी एक पवन चक्की के द्वारा उत्पन्न विद्युत बहुत कम होता है जिसका व्यापारिक उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं तथा इन्हें युग्मित कर दिया जाता है, जिनके कारण प्राप्त कुल नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के तुल्य हो जाती है। ये तो हमारा एक हो गया। अभी दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लीजिए। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों, कृत्रिम झीलों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के बेंडों पर मुक्त रूप से गिराया जाता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते और जनित्र द्वारा उत्पन्न मतलब विद्युत उत्पन्न होता है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप लोग को एक वर्ड मिला कृत्रिम झीलों, मतलब ये जो छोटी छोटी झीलों मतलब बना दिए जाते हैं इंसान के द्वारा, ये बना करके उसके बाद उसमें क्या लगा देते हैं, पवन चक्की लगा देते हैं, जिससे जल जब गिरता है तो चक्कियाँ नाचती हैं और उसमें से विद्युत उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सौर सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्यों। मतलब ये जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण, ये
जो सौर ऊर्जा का कुकर चलता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनसे जो हमारा एक कुकर चलता है वह उसमें लेंस लगे होते हैं, और मतलब दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल। तो मतलब इन्हें क्यों हमारे लिए मतलब उसमें सर्वाधिक क्यों उपयुक्त होता है, तो हमारा देख लीजिए दिया हुआ है नीचे सौर कुकर। यहाँ मैं फिर से बना दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। मतलब जो उसके उपयुक्त किया जाता है वह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, क्योंकि यह एक अभिसारी दर्पण यानी कि कर्वेंगिंग मिरर होता है, जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, जिसके कारण शीघ्र ही इसका ताप और बढ़ जाता है। मतलब उसका ताप जो होता है वह शीघ्र ही क्या होता है, बढ़ जाता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या कह रहा है, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं। देख लीजिए, महासागरों से प्राप्त सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं। तो अब देख लीजिए उनकी मतलब जो सीमाएं हैं वह निम्नलिखित होती हैं, मतलब अनेकों प्रकार की होती हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की निम्नलिखित जो सीमाएं होती हैं। अब देख लीजिए, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी स्वरणीय क्षेत्र पर बांधकर निर्माण करके किया जाता है। जो मतलब ज्वार और भाटा मतलब उठते हैं, तो ज्वारीय गिरने को भाटा कहते हैं। मतलब ज्वारीय ऊर्जा का दोहन उसे मतलब सागर में उठता है, तो उसी को सक्रिय क्षेत्र पर बांधकर क्या किया जाता है, निर्माण करके किया जाता है। परंतु इस प्रकार के स्थान बहुत कम है जहाँ बांध बनाए जा सकते। तरंग ऊर्जा का वही व्यापारिक उपयोग हो सकता है जहाँ तरंगे अत्यंत प्रबल हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या है, ऊर्जा संयंत्रों प्लांट के निर्माण की लागत बहुत अधिक है और इनके द्वारा ऊर्जा उत्पादन की दक्षता का मान बहुत कम है। उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट मतलब ये इसमें चार दिया हुआ है, उसमें 1 2 3 4 मतलब इसे महासागरों में निम्न सीमाएं होती हैं, तो मैंने 4 ही बताया। समुद्र में या समुद्र के किनारे स्थित विद्युत ऊर्जा संयंत्र के रख रखाव उच्च स्तरीय होनी चाहिए, अन्यथा इसके क्षरण की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या कह रहा है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। तो अब देख लीजिए, यहाँ एक छोटा सा आंसर है, पृथ्वी के अंदर गहराई में ताप परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ पिघली चट्टानें ऊपर ढकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थानों के संपर्क में आ जाता है तो भाप उत्पन्न होती है। इन तप्त स्थलों से प्राप्त ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा भूपतीय ऊर्जा कहलाती है। इसे पाइपों द्वारा भी बाहर निकाला जाता है तथा उच्च दाब पर निकली इस ताप से टरबाइन को घुमाया जनित द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा की क्या महत्व है। क्या महत्व है, ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसकी जो महत्व है मतलब निम्नलिखित होती है। हमारा देखिए यहाँ पहला है,
बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा से मुक्त होती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के एक कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी होती है। इससे किसी प्रकार का धुआं, हानिकारक गैसें निकलती हैं जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता। यह ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है तथा इसके द्वारा ऊर्जा आवश्यक का बड़ा भाग प्राप्त किया जा सकता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र किसी भी स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। ये हमारा आंसर था। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ।